जहानाबाद जाने के क्रम में जहानाबाद में ही अरवल मोड़ पे उनके द्वारा गाड़ी रोककर एक मेडिकल स्टोर से कुछ मेडिसिन खरीदे जाते हैं। साथ ही साथ एफएसएल के द्वारा घटनास्थल पे जो भी महत्वपूर्ण साक्ष्य मौजूद थे उन्हें विधिवत सीज करके फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। पीड़िता के जो परिवारजनों के बयान और वैज्ञानिक अनुसंधान से ये पाया गया कि 5 तारीख को दोपहर 12:38 पे पीड़िता जहानाबाद में थी और इसके पूर्व 27 से लेकर 5 तारीख तक पीड़िता जहानाबाद में ही रह रही थी। अग्रता अनुसंधान में ये बात निकल के आई कि जब इनको प्रभात मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ पे ये कोशिश की गई कि पुलिस केस दर्ज ना हो, परंतु प्रभात मेमोरियल के द्वारा 6 तारीख को एमएलसी काटा गया और थाना को इसके बारे में सूचना दी गई। जहानाबाद में जो परिस्थितियां रही उसके बारे में अग्रतर जांच की जा रही थी और जो डीएनए सैंपलिंग हेतु जो अन्य संभावित संदिग्ध हो सकते हैं उनका वैज्ञानिक अनुसंधान के थ्रू और जो मानवीय इंटेलिजेंस है उसके माध्यम से वहाँ पर अनुसंधान किया जा रहा था। बिहार सरकार ने संज्ञान लेते हुए और इस कांड के जो अग्रतर अनुसंधान हेतु सीबीआई को संस्तुति भेज दी है। पटना का चर्चित नीट छात्रा कांड मामले में अब जांच जो है सीबीआई को जा चुकी है, लेकिन चूंकि 16 जनवरी को एसआईटी का इस मामले में गठन हुआ था और एसआईटी के द्वारा जो है लगातार जांच की जा रही थी और लगातार जांच का दायरा जो है वो बढ़ाया जा रहा था। तो एसआईटी के द्वारा क्या कुछ जानकारी दी जा रही है, चूँकि आज जो है पटना के जोनल आईजी जितेंद्र राणा और एसआईटी के तमाम जो अधिकारी हैं वो उनके द्वारा जो है एसएसपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। आपको हम सुनवाते हैं क्या कुछ कर रहे हैं पटना आईजी और एसआईटी के तमाम आलाधिकारी। पीड़िता दिनांक 6 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में इलाजरत रही। अनुसंधान के क्रम में प्रभात मेमोरियल से ट्रीटमेंट एवं डिस्चार्ज रिकॉर्ड को प्राप्त किया गया। प्रभात मेमोरियल द्वारा निर्गत डिस्चार्ज समरी में जो कि लामा है उनमें निम्नलिखित कारण अंकित किए गए हैं: एलिज्ड केस ऑफ ओपियोइड पॉइजनिंग, ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस, हेड इंजरी विथ सीवियर सेरिब्रल एडेमा, रिफ्रैक्टरी सेप्टिक शॉक, हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैल्सेमिया, वायरल मेनिंजाइटिस, हाइपोथायरॉयडिज्म। इलाज के क्रम में ही पीड़िता का यूरिन टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त किया गया, जहां ओपिएट एवं बेंजोडाइजेपिन स्क्रीन यूरिन टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। तत्पश्चात पीड़िता मेदांता अस्पताल में इलाजरत रही, जहां उनकी मृत्यु हो गई। मेदांता द्वारा प्राप्त डेथ समरी में डायग्नोसिस एंड कॉज ऑफ डेथ में निम्नलिखित कारण अंकित किए गए हैं: रिफ्रैक्टरी शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, सेप्टिक शॉक, ओपिएट एंड बेंजोडाइजेपिन पॉइजनिंग। मेदांता में पीड़िता के मृत्यु के पश्चात मेडिकल बोर्ड का गठन कराकर वीडियोग्राफी करते हुए पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मंतव्य में यौन हिंसा की संभावना से इनकार नहीं किया गया। प्रभात मेमोरियल अस्पताल एवं मेदांता से प्राप्त मेडिकल रिकॉर्ड्स, पीएम रिपोर्ट, पीएम वीडियो को पटना एम्स में स्पष्ट मंतव्य हेतु अग्रसारित किया गया है। जांच के दौरान विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भेजे गए पीड़िता के वस्त्रों में से एक अंतवस्त्र में से वीर्य होने का प्रमाण मिले हैं, जिसे वैज्ञानिक रूप से एफएसएल के द्वारा डीएनए सीक्वेंसिंग किया जा रहा है। एसआईटी टीम के द्वारा जांच का दायरा बढ़ाते हुए माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त करने के पश्चात अन्य संभावित संदिग्धों का डीएनए सैंपलिंग कराया जा रहा है। एसआईटी के द्वारा अनुसंधान के क्रम में यह बात निकल कर आई कि 27/12/25 को विक्टिम अपने फैमिली, जिसमें उसके माता पिता और भाई है, उसके साथ पटना स्थित हॉस्टल से जहानाबाद एक गाड़ी से जाती है, स्कॉर्पियो गाड़ी से। इस बात का सत्यापन फैमिली मेम्बर्स के बयान से भी होती है। जहानाबाद जाने के क्रम में जहानाबाद में ही अरवल मोड़ पे उनके द्वारा गाड़ी रोककर एक मेडिकल स्टोर से कुछ मेडिसिन खरीदे जाते हैं पीड़िता और उनके फैमिली के द्वारा। उन मेडिसिन में एमिटोन प्लस भी था, उसके साथ कुछ अन्य भी मेडिसिन थी। इसका सत्यापन जो हमें स्ट्रिप मिले थे उनके ये परिवार के द्वारा जो सुपुर्द किया गया था, उसके बैच नंबर से उसका मिलान किया गया। बैच नंबर के मिलान करने से यह पाया गया कि यह उसी बैच नंबर की दवा है। साथ ही साथ ये पीड़िता के यूपीआई बैंक अकाउंट से भी इसे वेरीफाई किया गया। उसके साथ साथ इसका सत्यापन दुकानदार के बयान, साथ साथ फैमिली मेम्बर के बयान से भी हुआ। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह मेडिसिन
फैमिली के द्वारा उस दिन जहानाबाद अरवल मोड़ के पास एक दुकान से खरीदी गई थी, जो बाद में फैमिली के द्वारा पुलिस को हैंड ओवर किया गया था। साथ ही साथ हमें पीड़िता का मोबाइल मिला था, जिसकी फॉरेंसिक जांच कराई गई। फॉरेंसिक जांच में काफ़ी सारे तथ्य निकल कर आए हैं। उसमें से एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 5 तारीख को ही उन्होंने उसी अमीटोन प्लस के केमिकल कॉम्बिनेशन को सर्च किया था, जो उसका सॉल्ट होता है। साथ ही साथ ये पूर्व में भी पीड़िता के द्वारा काफ़ी कुछ 24/12 को मोबाइल में सर्च किया गया था, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। वे टू बाय साइनाइड पॉइजन टैबलेट्स, स्लीपिंग पिल्स इत्यादि इत्यादि। साथ ही साथ हमें अनुसंधान के क्रम में हॉस्टल के रूम से एक पीड़िता की पर्सनल डायरी भी मिली है। डायरी का भी विश्लेषण किया गया है। डायरी में जो उन्होंने जो बातें लिखी है, उससे ये पीड़िता की मानसिक स्थिति एवं उनके जो परिस्थिति थी घटना होने के पूर्व, उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। डायरी को भी एफएसएल जांच के लिए भेजा जा रहा है। इससे पहले तो 9 जनवरी को विक्टिम के परिवार के द्वारा कदमकुआ थाना के एक पुलिस पदाधिकारी को फर्द बयान दिया गया। उस फर्द बयान को चित्रगुप्त नगर थाने को अग्रसारित किया गया। फर्द बयान प्राप्त होने के साथ ही वहाँ पे उस फर्द बयान के आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई सुसंगत धाराओं में। सूचना प्राप्त होने के साथ ही चित्रगुप्त नगर थाने की पुलिस पदाधिकारी एवं एफएसएल की टीम के द्वारा घटनास्थल जो बताया गया था फर्द बयान में, उसका बृहद रूप से निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में सबसे पहले तो ये पाया गया कि पूरे घटनास्थल पे सीसीटीवी का व्यापक कवरेज मौजूद है। सीसीटीवी के डीवीआर का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने के उपरांत उसे विधिवत जब्त करके एफएसएल जांच हेतु अग्रसारित कर दिया गया। साथ ही साथ एफएसएल के द्वारा घटनास्थल पे जो भी महत्वपूर्ण साक्ष्य मौजूद थे, उन्हें विधिवत सीज करके फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। साथ ही साथ जो भी संबंधित वहाँ पे लोग थे इस घटना से, जैसे उस हॉस्टल के वार्डन हो गए, वहाँ रहने वाली अन्य लड़कियाँ हो गई, गार्ड्स हो गए, साथ ही साथ जो हॉस्पिटल में पीड़िता के परिवारजन थे और डॉक्टर जिन्होंने उनका इलाज कर रहे थे, उन सभी का बयान लिया गया। उन सभी के बयान का वीडियो भी बनाया गया। साथ ही साथ ये उसके बाद परिवार के द्वारा अनुसंधानकर्ता को पीड़िता के कमरे से मिले एक दवा के खाली स्ट्रिप प्रदान किए गए। उस दवा का नाम अमीटोन प्लस है। साथ ही साथ फैमिली के द्वारा ही पुलिस को 5 कपड़े प्रदान किए गए। परिवार के द्वारा बताया गया कि यह वही कपड़े हैं जो ये पीड़िता पहन रखी थी और हॉस्पिटल के द्वारा उन्हें दिए गए थे। साथ ही साथ पीड़िता का मोबाइल फ़ोन भी उपलब्ध कराया गया। इन सभी को अग्रतर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। इन सब की सूची बनाई गई। साथ ही साथ अनुसंधान के क्रम में यह भी पता चला कि ये पीड़िता का उम्र 18 से कम है, वो जुवेनाइल है। अतः इस कांड में पॉक्सो एक्ट के धाराओं का भी समावेश किया गया। इसमें जब सीसीटीवी फुटेज है उससे संबंधित डीवीआर को सीज किया गया और डीवीआर का एनालिसिस के लिए एफएसएल में भेजा गया, जहां से एफएसएल के द्वारा कंफर्म कराया गया कि ये जो वीडियो है वो लगातार है और इस वीडियो में कहीं भी किसी तरह का भी छेड़छाड़ नहीं किया गया है। ये वीडियो जो है वो पूरे अलग जगहों का लगाया गया है, जो जितने भी रास्ते हैं सब जगह कवर करता है। इसमें जब देखने से ये पाया गया कि दिनांक 5 तारीख को दोपहर के करीब 3:30 बजे के आसपास पीड़िता हॉस्टल में ही रहने वाली एक अन्य लड़की के साथ हॉस्टल में आती है, स्टेशन से यहाँ पहुँचती है और अपने कमरे में जाती है। कमरे पे जो गेट एंट्री है उस पर फुटेज वगैरह है। इसमें दिखाया जाता है कि वो केवल 2 बार 2-2 मिनट के लिए निकलती हैं, जो बाथरूम जाती हैं और वापस आ जाती हैं, और उसके बाद कंटिन्यूसली जो है वो अपने कमरे में ही रहती हैं। उनको अपने कमरे से ना कभी निकलते देखा गया, ना ही किसी अन्य लड़कियों के द्वारा ये सूचित किया गया कि कोई व्यक्ति वहाँ पे आया है। घटनास्थल का वहाँ का जब भौतिक निरीक्षण भी किया गया है तो पाया गया कि ये जो कमरा है वो 3रे फ्लोर पर स्थित है और अंदर में एक छोटी सी खिड़की है जिस पे जाली लगी हुई है और कमरे में आने के लिए केवल एक दरवाज़ा है जो सामने कॉरिडोर से आता है, जिस पे सीसीटीवी आच्छादित है। इसमें जब आगे एनालिसिस किया गया तो देखा गया कि 6 तारीख को सुबह में करीब 9 बजे के आसपास हॉस्टल की वार्डन जो आती हैं वो पीड़िता को नाश्ता करने के लिए जगाती हैं, परंतु वहाँ अंदर से कोई जवाब नहीं आता है। पुनः दोपहर में 3:50 बजे लंच के लिए जब नहीं आती हैं तब वार्डन के द्वारा वहाँ पे अन्य लड़कियों को जमा किया जाता है और जिनके द्वारा नाम लेके वहाँ के द्वारा खोलने की कोशिश की जाती है।
वहाँ के बगल के गार्ड के मदद के द्वारा दरवाज़ा तोड़ा जाता है और तोड़ के उनको निकाला जाता है। इसमें जब इसके पहले के में देखा गया तो पाया गया कि जो पीड़िता हैं वो 5 तारीख को दोपहर के 3:05 पे पटना जंक्शन पे पहुंचती हैं और पटना जंक्शन पर जिस ट्रेन से आती हैं उस ट्रेन का उन्होंने एनालिसिस किए। जब ये जंक्शन से उतरते हुए इनका वीडियो फुटेज अवेलेबल है और जब ये आती हैं तो फिर ये ऑटो रिक्शा में बैठती हैं। उसमें इसी हॉस्टल में रहने वाली एक अन्य लड़की भी इसमें रहती है और उनका भी बयान लिया गया है और जो टेम्पो चालक है उनका भी बयान लिया गया है और इन लोगों को साथ में आते हुए देखा गया। जो जिस ट्रेन से वो यहाँ आई थी उस ट्रेन का भी जांच किया गया और पीड़िता के जो परिवारजनों के बयान और वैज्ञानिक अनुसंधान से ये पाया गया कि 5 तारीख को दोपहर 12:38 पे पीड़िता जहानाबाद में थी और इसके पूर्व 27 से लेकर 5 तारीख तक पीड़िता जहानाबाद में ही रह रही थी। जो इसमें कांड का विश्लेषण किया गया तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि 6 तारीख को पीड़िता को हॉस्टल के कमरे से निकाल के डॉक्टर सजानंद के अस्पताल लाया गया था। फिर समुचित इलाज हेतु जो परिजनों के द्वारा ही इनको प्रभात मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया। अग्रता अनुसंधान में ये बात निकल के आई कि जब इनको प्रभात मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ पे ये कोशिश की गई कि पुलिस केस दर्ज ना हो, परंतु प्रभात मेमोरियल के द्वारा 6 तारीख को MLC काटा गया और थाना को इसके बारे में सूचना दी गई। थाना को सूचना प्राप्त होने पर एक महिला सब इंस्पेक्टर के द्वारा वहाँ पे आई जो इनके परिजनों से मिली। परिजनों के द्वारा बताया गया कि जब वो होश में आएंगी तब उनका अपना बयान दर्ज करके अग्रता कांड दर्ज करेंगे वे लोग। महिला सब इंस्पेक्टर के द्वारा वहाँ के परिजनों को नंबर दिया गया अपना कि अगर कुछ भी इसमें कहना चाहते हो तो आप लोग इस नंबर पर कॉल करके बताएं। 9 तारीख को सब इंस्पेक्टर को फ़ोन आता है और वहाँ पे जाके फिर फर्द बयान दर्ज होता है और जैसा बताया गया कि इसमें कांड दर्ज किया जाता है। क्योंकि इसमें जब 6 तारीख को सब इंस्पेक्टर के द्वारा विज़िट किया गया था और उसमें जो कदम कुआं थाना में प्रभार में जो चल रहे थे उनको तुरंत इसके बारे में सूचना चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी को देना चाहिए था और जो चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी उनको भी इसमें अग्रता कार्रवाई करनी चाहिए थी, इसलिए उन पर अभी अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है। अनुसंधान में प्रगति करते हुए SIT के द्वारा जांच का दायरा बढ़ाते हुए जहानाबाद में जो परिस्थितियां रही उसके बारे में अग्रतर जांच की जा रही थी और जो DNA सैंपलिंग हेतु जो अन्य संभावित संदिग्ध हो सकते हैं उनका वैज्ञानिक अनुसंधान के थ्रू और जो मानवीय इंटेलिजेंस है उसके माध्यम से वहाँ पर अनुसंधान किया जा रहा था। इसी क्रम में जो मृतका के जो परिजनों के द्वारा दिनांक 24 जनवरी को माननीय उच्च न्यायालय पटना में इस कांड के जो न्यायिक अथवा CBI से जांच कराने हेतु याचिका दायर की गई, जिसका बिहार सरकार ने संज्ञान लेते हुए और इस कांड के जो अग्रतर अनुसंधान हेतु CBI को संस्तुति भेज दी है। इस संबंध में आप लोगों को एक आवश्यक जानकारी देना है। इस कांड में पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगी हुई हैं और साथ ही में पॉक्सो कोर्ट के द्वारा निर्देश भी दिया गया है जिससे आप लोगों को अवगत कराया जाए। कल भी कराया गया था और अभी भी आप लोग अवगत कराया जाएगा। आप लोगों से अनुरोध है कि जो पॉक्सो की धाराएं हैं, पॉक्सो एक्ट है और जो पॉक्सो कोर्ट का जो निर्देश है उसका आप लोग अक्षरशः अनुपालन करें। सर, प्रेस वार्ता को विशेष रूप से बुलाया गया है क्योंकि माननीय पॉक्सो न्यायालय से एक महत्वपूर्ण आदेश प्राप्त हुआ है चित्रगुप्त थाना कांड संख्या के संबंध में, जिसके बारे में आप सभी को जानकारी है कि पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार SIT द्वारा इसका अनुसंधान किया जा रहा था और उसके बाद वर्तमान में बिहार सरकार के द्वारा इस कांड के अनुसंधान अग्रिम अनुसंधान हेतु CBI को कार्यभार सौंपने का जो अनुशंसा की गई है। इस कांड के संबंध में जो माननीय न्यायालय का आदेश प्राप्त हुआ है उसके अनुपालन हेतु आप लोगों की सुविधा के लिए कुछ इस मामले के जो तथ्य हैं उनको आपके सामने जो SIT के विभिन्न सदस्य उनके द्वारा रखा जाएगा ताकि इसके माननीय न्यायालय के आदेश का जो है अनुपालन किया जा सके। SIT के द्वारा जो इस संबंध अनुसंधान के दौरान जो तथ्य आए हैं उनको जो पुलिस मुख्यालय को पुलिस महानिदेशक महोदय को एक तथ्य प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसके आधार पर SIT के द्वारा जो विभिन्न तथ्य हैं इसमें उनसे आप लोग को अवगत कराया जाएगा ताकि माननीय न्यायालय का जो आदेश है उसका अक्षरशः अनुपालन करने में जो भी संबंधित है उन सभी को सुविधा हो।
तो आपने बिल्कुल सुना, चूँकि ये जांच जो है अब सीबीआई को जो है अनुशंसा हो चुकी है और इस मामले की जांच जो है अब सीबीआई करेगी। लेकिन अभी तक की जो जांच हुई है उसके हर बिंदु पे जो है जो एसआईटी के द्वारा जो किया गया है, लगातार जो जांच का दायरा बढ़ाया गया है, तमाम चीज़ों पे जो है एसआईटी के द्वारा जो है एसआईटी के अधिकारियों के द्वारा जो है जानकारी दी गई है। चूँकि अब इस मामले में जो है वो चूँकि जाँच के दौरान ही जो उनका पता चला था, तो उसके बाद जो है इस मामले में पॉस्को एक्ट लगाया गया था और उस तमाम बिंदुओं पे जो एसआईटी के द्वारा जो कार्रवाई की गई है, जो जांच की गई है, सभी की विस्तृत जानकारी जो है वो दी गई है। फिलहाल खबरों को देखते रहिए दर्शक न्यूज़ में चंदन तिवारी, पटना।